बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहले प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट इन लूप्स कि प्री टेस्ट क्या चीज़ है और पोस्ट टेस्ट क्या चीज़ है लूप्स के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग आज थर्ड टाइप ऑफ लूप जो है वो शुरू करेंगे और ये जो थर्ड टाइप ऑफ लूप है हमारे पास, इसका नाम है हमारे पास फॉर लूप। और इसी लूप से रिलेटेड जो है हमारे पास 3 प्रोग्राम्स हैं। ये 3 प्रोग्राम्स मैं इस्तेमाल करूँगा इस लूप को एक्सप्लेन करने के लिए कि इस लूप को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से प्रोग्राम्स जो है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो लूप्स होती हैं टोटल इनकी टाइप्स 3 हैं। इनमें 2 लूप्स ऐसी हैं जिसके अंदर प्री टेस्ट होता है और एक लूप ऐसी है जिसके अंदर हमारे पास पोस्ट टेस्ट होता है। अब प्री टेस्ट क्या है? प्री टेस्ट ये है कि जब भी आप लूप को एग्जीक्यूट करने लगते हैं सबसे पहले उसकी कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है उसके बाद लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्री टेस्टिंग के अंदर पहले कंडीशन देखी जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है और उसे तब तक एग्जीक्यूट करते रहते हैं जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। जबकि पोस्ट टेस्ट के अंदर जो है वो क्या होता है, पोस्ट टेस्ट के अंदर हम पहले लूप की बॉडी को एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन जो है वो विदाउट कंडीशन चेकिंग के करते हैं। जैसे ही फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट होती है उसके बाद हम लूप के अंदर मौजूद कंडीशन जो है उसे चेक करते हैं। अब इसकी एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं कि प्री टेस्टिंग में कौन सी एग्जांपल है और पोस्ट टेस्ट के अंदर कौन सी एग्जांपल है। ये मेरे पास वाइल लूप है। वाइल लूप और फॉर लूप जो है वो प्री टेस्टेड में जो है उसमें फॉल करती है कैटेगरी में। ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तब हम जो है वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस सूरत में हम लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करते। ये हमारे पास प्री टेस्टिंग कैटेगरी है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास लूप की बॉडी है उसके एग्जीक्यूट होने का चांस ही तब है अगर कंडीशन ट्रू होगी। जबकि हमारे पास जो पोस्ट टेस्ट कैटेगरी है उसमें हमारे पास डू वाइल लूप जो है वो फॉल करती है। डू वाइल लूप के अंदर हम क्या करते हैं कि पहले लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट कर देते हैं फर्स्ट टाइम, उसके बाद उसकी कंडीशन को चेक करते हैं। अब कंडीशन चेक करने से पहले एक दफ़ा जो है वो लूप की बॉडी लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गई। अब हम कंडीशन देख रहे हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये था जी हमारे पास डिफरेंस प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का। आज की जो लूप हम लोगों ने पढ़नी है फॉर लूप, वो भी प्री टेस्ट कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। उसमें पहले कंडीशन चेक की जाती है, उसके बाद जो है वो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। हमारे पास पोस्ट टेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद है, वो है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के अंदर हम पहले एक दफ़ा बॉडी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू रहती है तो हम दोबारा से उसकी एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। अगर ट्रू नहीं होती तो हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करते, लेकिन तब तक एक दफ़ा बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। तो हम लोग फॉर लूप का फ्लो चार्ट जो है वो देख लेते हैं, उससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये जी मेरे पास फॉर लूप का फ्लो चार्ट है। अब फॉर लूप का फ्लो चार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, काउंटर वेरिएबल जो कि हम वाइल लूप के अंदर भी इस्तेमाल करते थे, डू वाइल लूप के अंदर भी इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर भी उसकी पहले इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद कंडीशन लिखी जाती है और फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो कंडीशन के साथ ही लिखा जाता है। जबकि डू वाइल लूप या वाइल लूप के अंदर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो बॉडी का हिस्सा बनाते थे, कभी भी उसे कंडीशन के साथ मेंशन नहीं करते थे। और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम बॉडी के अंदर इसलिए लिखते थे ताकि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लाजमी तौर पे मौजूद हो जहां पर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए ताकि लूप को टर्मिनेट किया जा सके। फॉर लूप के अंदर भी हम इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ही इस्तेमाल करते हैं कंडीशन को फॉल्स करने के लिए, ताकि लूप के लिए कोई ना कोई स्टॉपिंग पॉइंट जो है या एग्जिट पॉइंट जो है लाजमी तौर पे मौजूद हो।
जबकि इसमें लिखने का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि हम जहां पर कंडीशन लिखते हैं वहीं पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं लूप की बॉडी के अंदर उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट करने के फौरन बाद जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है काउंटर वेरिएबल की। फिर दोबारा से कंडीशन चेक की जाती है। अगर तो ट्रू होता है तो ये सर्कल जो है ये साइकिल जो है वो जारी रहता है। ये तब तक जारी रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इस सूरत में लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं की जाती और लूप जो है वो एंड कर जाती है या फिर एग्जिट कर जाती है। अब हम इससे रिलेटेड जो है वो कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं जिसमें मैं आप लोगों को सिंटैक्स जो है वो सिखाऊंगा कि लूप जो है फॉर लूप खासतौर पे किस तरह से लिखी जाती है। मैं फॉर लूप से रिलेटेड जो है आज के लेक्चर के अंदर ही सिर्फ एग्जांपल्स करवाऊंगा। नेक्स्ट जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हैं उन्हें बेशक आप स्किप कर दें। जो सादा से एग्जांपल्स हैं वही आप लोगों ने तैयार करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द काउंटिंग फ्रॉम द 1 to 5 यूजिंग द फॉर लूप। वो कह रहा है आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर काउंटिंग डिस्प्ले करवाए 1 से लेके 5 तक, और इस्तेमाल आपने क्या करनी है, फॉर लूप आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। जबकि यही काम हम लोग वाइल लूप से भी कर चुके हैं, डू वाइल लूप से भी कर चुके हैं। अब हम इसे फॉर लूप से करेंगे। इसीलिए इसमें जितने भी रिलेटेड आगे एग्जांपल्स हैं वो तकरीबन मैं पीछे वाइल लूप और डू वाइल लूप में आप लोगों को करवा चुका हूँ। तो मैं आज के लेक्चर के अंदर जो 3 एग्जांपल्स हैं वही करवाऊंगा। बाकी सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो इस तरह टाइम जो है वो ज़रा ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो वो एग्जांपल्स आप लोग खुद से परफॉर्म करेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, उसके बाद हमारे पास ये मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं एक काउंटर वेरिएबल बना रहा हूँ या फिर जिसे हम सेंटिनल वेरिएबल भी कहते हैं। मैंने इंट n के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। उसके बाद फॉर लूप लिखने के लिए फॉर का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है और 2 ब्रैकेट्स इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि 2 छोटी ब्रैकेट्स मैंने इस्तेमाल की हैं। अब इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर मैं n की इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, कि n को स्टार्ट कहाँ से करना है। जबकि डू या फिर वाइल लूप की सूरत में हम क्या करते थे कि जहाँ पर काउंटर वेरिएबल बनाया उसके फौरन नीचे जो है मैं वहाँ पर वैल्यू मेंशन करता था कि इसकी इनिशियल वैल्यू जो है काउंटर वेरिएबल की क्या होगी। जबकि फॉर लूप के अंदर हम फॉर लूप के अंदर जो है वो लिखेंगे कि इस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या होगी। उसके बाद हम लोग सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे, फिर हम लिखेंगे कंडीशन, यानी अगर n की इनिशियल वैल्यू 1 है तो उसे कब तक एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए या कब तक वो अपने आप को आइट्रेट करता रहे। जब तक n की वैल्यू 5 या फिर उससे कम है तब तक n को अलाउ है कि वो, या इस फॉर लूप को अलाउ है कि वो अपने आप को एग्जीक्यूट करता रहे। उसके बाद फिर हम लोग सेमीकोलन इस्तेमाल करके इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग फॉर लूप की वाइल लूप की सूरत में या डू वाइल लूप की सूरत में बॉडी का हिस्सा बनाते थे, ठीक है। हम लोग जहां पर स्टेटमेंट्स लिखते थे बॉडी की वहां पर नीचे इस तरह मेंशन कर देते थे, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा हम लोग बॉडी के अंदर लिखते थे। जबकि फॉर लूप की सूरत में हम लोगों ने जहां पर कंडीशन लिखी है उसके साथ ही हम लोग सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे और सेमीकोलन के बाद हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो भी कंडीशन को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं वो वहीं पर मेंशन कर देंगे। और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारे पास जो है फॉर लूप की बॉडी है। इनिशियली n की वैल्यू हमारे पास 1 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। n की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज करेगा, दोबारा से n की वैल्यू जो है वो कंडीशन चेक की जाएगी n की वैल्यू के लिहाज से, ट्रू होगी, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक n की वैल्यू 6 नहीं होती। जब n की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका कंट्रोल जो है वो फॉर लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसकी बॉडी से स्किप कर देगा। अब इसे रन करके चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर काउंटिंग डिस्प्ले हो रही है 1 से लेके 5 तक। अब अगर इसे मैंने 1 से 10 तक करना है तो जस्ट मैंने कंडीशन चेंज करनी है। यहाँ पर मैं 10 लिख दूंगा। अब ये लूप तब तक कंटिन्यू करेगी जब तक n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। अब मेरे पास काउंटिंग जो है वो 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह
अगर मैं 1000 तक करता हूँ तो ये लूप 1000 टाइम्स जो है वो रन करेगी और मेरे पास काउंटिंग जो है 1 to लेके 1000 टाइम जो है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। इसे मैं 10,000 कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि उस तरह से हमारी आउटपुट जो है वो जनरेट हो रही है, लूप अपने आप को आइटरेट कर रही है और वैल्यूज जो है उन्हें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। आपने इसी को जो है वो क्या कहते हैं, लूप को मॉडिफाई करना है। मैंने काउंटिंग डिस्प्ले करवाई थी 1 से लेके 5 तक, ठीक है। आपने 5 to 1 तक जो है वो काउंटिंग को डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि हम फॉर लूप के अंदर एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वो मॉडिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं कि हम काउंटर वेरिएबल की डिक्लेरेशन जो है वो भी लूप के अंदर ही प्रोवाइड कर सकते हैं। बजाय इससे कि उसे लूप के बाहर लिखें, हम उसे यहां पर भी लिख सकते हैं int n इज इक्वल टू 1, यानी कि जहां पर हमने उसकी डिक्लेरेशन प्रोवाइड की वहीं पर हमने उसकी इनिशियलाइजेशन कर दी। अब भी किसी किस्म का कोई एरर जनरेट नहीं होगा। ये दोनों तरीकाकार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ज़्यादातर जितने भी कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं वो ये वाला तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं कि जहां पर फॉर लूप को लिखते हैं वहीं पर उसके वेरिएबल की डिक्लेरेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप दोनों तरीकाकार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप या तो फॉर लूप के जहां पर कंडीशन लिख रहे हैं वहां पर भी उसकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एट द सेम टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर जो है आप लोग प्रोग्राम के फॉर लूप से पहले भी जो है उसके काउंटर वेरिएबल की डिक्लेरेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तब भी किसी किस्म का कोई एरर जनरेट नहीं होगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। वैसे भी अब तक आप लोग इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स कर चुके हैं कि मैं समझता हूँ कि आप लोग इससे रिलेटेड आगे फर्दर जो एग्जांपल्स मौजूद हैं वो खुद से करने की सलाहियत रखते हैं। अब तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं आप लोगों का उन्हीं एग्जांपल्स के ऊपर ज़ाया करूँगा, बल्कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएँ। अच्छा जी, ये आज का हमारा ये सेकंड प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम द 1 to 10। वो कह रहा है कि जी आपने 1 से लेकर 10 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले करवाना है। 1 से लेकर 10 तक जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देना है, और इसके लिए आपने फॉर लूप इस्तेमाल करना है। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम। सबसे पहले हम एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, फिर हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेन फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले इंट प्रोडक्ट के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं और उसे इनिशियल वैल्यू हमने 1 प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद हम एक काउंटर वेरिएबल बना रहे हैं इंट सी के नाम से, और ये काउंटर वेरिएबल इसलिए बना रहे हैं ताकि इसकी मदद से हम फॉर लूप को रन कर सकें, फॉर लूप की कंडीशन लिख सकें और उसे टर्मिनेशन वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। अब यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि सी की इनिशियल वैल्यू हमने 1 प्रोवाइड की है काउंटर वेरिएबल, क्योंकि हमने वैल्यूज़ को 1 से लेकर 10 तक जो है वो आइडेंटिफाई करनी थी ऑड वैल्यूज़। तो यहाँ पर सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम 2 का। नॉर्मल जो कंडीशन पीछे आपने देखी उसके अंदर हमने लिखा हुआ था C++, ठीक है, या फिर ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे। अगर हम यूं लिख देते तो सी की वैल्यू के अंदर बाय 1 का इंक्रीज होना था, जिसकी वजह से इसने 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं हर एक के अंदर जो है हर एक को आपस में मल्टीप्लाई करके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है रिजल्ट डिस्प्ले करवा देना था। जबकि हम लोग जो रिजल्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, हम लोग ऑड नंबर जो मौजूद हैं उन्हें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू 1 हो और 1 के अंदर हम 2 ऐड करते जाएं तो हमारे पास सारे के सारे ऑड नंबर्स आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट क्या लिख दी, C = C+2, यानी कि C की वेरिएबल की वैल्यू के अंदर इंक्रीज जो होगा हर दफ़ा इटरेशन कंप्लीट होने पे 2 का होगा। तो आप जितनी चाहें उतने का इंक्रीमेंट जो है वो करवा सकते हैं। उसके बाद ये बॉडी के अंदर लिखा हुआ है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, उसके बाद ये हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर C। ठीक है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लिख दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास कुछ इस तरह से मौजूद होगा। ठीक है, कि हम प्रोडक्ट के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद होगी उसे C के साथ मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और C जो है हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे।
इस तरह हमारे पास 1 से लेकर 10 तक जितने भी ऑड नंबर्स मौजूद हैं उनका प्रोडक्ट जो है इस प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जमा हो जाएगा। तो इसे हम रन करते हैं और एंड पे जो हमारे पास सी आउट की स्टेटमेंट मौजूद है, जब ये सारी लूप जो है कंप्लीट हो जाएगी तो इस स्टेटमेंट की मदद से हम इसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये है जी हमारे पास 1 से लेकर 10 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं, अगर उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो है 945। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर वो कह रहा है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि यूज़र से इनपुट रिसीव करे, टेबल नंबर और लेंथ भी रिसीव करे और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर टेबल डिस्प्ले करवाए फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये सेम वही प्रोग्राम्स हैं जो बार बार रिपीट होने हैं। एक दफ़ा आप इसे वाइल लूप से कर रहे हैं, डू वाइल से कर रहे हैं, दूसरी दफ़ा आप इसे फॉर लूप से कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोग्राम जो हैं मिलते जुलते हैं जो आप लोग खुद से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है। उसके बाद हमने यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल बनाए हैं, इंट टैब के नाम से, इंट लेंथ के नाम से और सी काउंटर वेरिएबल के लिए इस्तेमाल करेंगे। टैब जो उनसे कहते हैं वेरिएबल टेबल नंबर, यानी कि यूज़र से पूछने के लिए इस्तेमाल करेंगे या इसके अंदर वो वैल्यू मौजूद होगी जो कि यूज़र प्रोवाइड करेगा जिस चीज़ का वो टेबल कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहता है। लेंथ यानी कि वो कहाँ तक डिस्प्ले करवाना चाहता है और सी जो है वो काउंटर वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसके लिए हम लोग एक सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम यूज़र से पूछते हैं कि वो टेबल नंबर एंटर करे जो सा टेबल वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहता है। तो सी इन कमांड की मदद से उसे टैब नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। इसी तरह हम फर्दर दोबारा से एक सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें हम लेंथ जो है वो डिमांड करेंगे यूज़र से कि वो लेंथ बताए कहाँ तक वो टेबल को डिस्प्ले करवाना चाहता है। तो सी इन कमांड की मदद से हम लेंथ नाम के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवा लेंगे। अब हमारे पास लेंथ भी मौजूद है और टेबल भी मौजूद है जिसका यूज़र डिस्प्ले करवाना चाहता है। काउंटर वेरिएबल को हम इस्तेमाल करेंगे। सी की इनिशियल वैल्यू हमने 1 प्रोवाइड कर दी क्योंकि टेबल जो भी स्टार्ट होगा वो जाहिर सी बात है कि 1 से स्टार्ट होगा। सी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लेंथ कर देंगे, यानी कि यूज़र जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेगा सी की वैल्यू हमेशा उससे कम या उसके बराबर रहनी चाहिए। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी सी की वैल्यू के अंदर हम इंक्रीज करते जाएंगे। यानी अगर पहली दफ़ा यूज़र ने टेबल जो है 2 का कहा है और लेंथ प्रोवाइड की है 5, तो सी की इनिशियल वैल्यू 1। उसके बाद सी की इनिशियल वैल्यू जब एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो लेंथ होगी हमारे पास सी की वैल्यू हो जाएगी 2। इस तरह 2 ज़ार जो है वो डिस्प्ले होगा। इसी तरह 2 3 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 5 ज़ार जो है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता जाएगा। फिर हम एक सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर लूप की बॉडी के अंदर जिसके अंदर हम सबसे पहले टेबल में टैब लिख रहे हैं, यानी कि टैब नाम के वेरिएबल की वैल्यू अगर 2 को डिस्प्ले करवाना है तो टैब लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल मौजूद है। फिर 2 1 ज़ार के लिए सी की वैल्यू हम इनिशियली 1 जो है यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर सी की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये सी की वैल्यू लूप के साथ साथ चेंज होती जाएगी। पहली दफ़ा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और जहाँ तक लेंथ होगी वहाँ तक ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। उसके बाद डबल कोटेशंस के अंदर हम इज इक्वल टू का सिंबल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम टैब और सी को आपस में मल्टीप्लाई करवाते जा रहे हैं ताकि हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट होती जाएं। और अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। मैं इनिशियली नंबर जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ टेबल के लिए 2, लेंथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ 5। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 का टेबल डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ से बताता हूँ कि ये सी आउट स्टेटमेंट किस तरह से। सबसे पहले ये 2 जो हमारे पास मौजूद है ये इस टैब नाम के वेरिएबल के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो कि सेम रहेगा थ्रू आउट क्योंकि एक ही टेबल जो है वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। फिर ये मेरे पास जो स्टैरिक मौजूद है ये मैंने यहाँ पर डबल कोटेशंस के अंदर लिखा। सी जो है काउंटर वेरिएबल है, पहले इसकी वैल्यू 1 है, 1 डिस्प्ले होगा, नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर 2 हो जाएगी, 3 होगी। इस तरह ये तब तक चेंज होती रहेगी जब तक ये लेंथ से छोटी रहेगी या लेंथ के इक्वल रहेगी। उसके बाद डबल कोटेशंस के अंदर मैंने इज इक्वल टू लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने ये आंसर जनरेट करना था 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके, तो मैंने यहाँ पर टैब मल्टीप्लाइड बाय सी लिख दिया। तो ये मेरे पास आंसर जनरेट हो गया और सी की वैल्यू क्योंकि हर दफ़ा चेंज होती जाएगी तो मेरे पास हर दफ़ा डिफरेंट आंसर जो है वो जनरेट होता जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो 2 का टेबल डिस्प्ले करवाया। आप जो चाहें वो टेबल जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर 11 का टेबल डिस्प्ले करवाता हूँ 10 तक।
तो ये 11 का टेबल जो है मेरे पास डिस्प्ले हो गया कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। इसकी जितनी भी रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं वो आप लोग खुद से करेंगे। अब आप लोग एटलीस्ट इस अहल तो हैं कि वो एग्जांपल्स हैं वो खुद से कर सकें। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स होंगी बेशक आप उन्हें स्किप कर दें और उनके बारे में मुझे बाद में इन्फॉर्म कर देंगे तो मैं वो भी आप लोगों को करवा दूँगा।